माई सेल्फ परवीन कुकड़िया। आज अपन डिस्कस करेंगे नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में। तो नियोनेटल जॉन्डिस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जॉन्डिस का मतलब होता है स्किन का कलर येलो हो जाना। स्किन का कलर येलो हो जाना, यानी कि अब बात करते हैं स्किन का कलर येलो क्यों होता है। तो एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है बिलिरुबिन। जब भी बिलिरुबिन का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से स्किन का कलर येलो हो जाता है, जिस कंडीशन को बोलते हैं जॉन्डिस। इसमें एक और नाम आ रहा है इक्टेरस नियोनेट्रम। इक्टेरस लीवर के लिए वर्ड आता है, इक्टेरस वर्ड आता है लीवर के लिए। तो लीवर यहाँ पर वर्ड क्यों आया है, क्योंकि जो बिलिरुबिन होता है वो लीवर के द्वारा ही सिक्रेट किया जाता है। किसके द्वारा सिक्रेट होता है? लीवर के द्वारा ही। जब भी लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी तो उस कंडीशन में बिलिरुबिन सिक्रेट नहीं हो पाएगा, या फिर सिक्रेट होगा लेकिन कम होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बिलिरुबिन का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ेगा, जिसकी वजह से स्किन का कलर क्या होगा, येलो। तो उस कंडीशन को बोलते हैं जॉन्डिस। तो इक्टेरस वर्ड क्यों आया है वो पता चल गया होगा। अब बात करते हैं बिलिरुबिन बनता कैसे है। बिलिरुबिन किस तरीके से बनता है, फिर किस तरीके से आगे जाता है और नहीं जाता है तो क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बिलिरुबिन बनता है आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से। बिलिरुबिन किससे बनता है? आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से, यानी कि जब भी आरबीसी टूटेगी तो बॉडी के अंदर बिलिरुबिन बनेगा। बात करते हैं डेली 1% आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है और 1% की डेली आरबीसी नहीं बनती रहती है। आरबीसी डिस्ट्रॉय हुई, उससे एंड प्रोडक्ट के रूप में बनेगा बिलिरुबिन। फिर ये बिलिरुबिन बात करते हैं आरबीसी टूटती कहाँ पे है। आरबीसी टूटती है स्प्लीन के अंदर। आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 दिन, बच्चों के अंदर होता है 80 दिन। जैसे इसके दिन पूरे होंगे तो ये टूटेगी कहाँ पे, स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन के अंदर आरबीसी का मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन होता है, इसलिए स्प्लीन को ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेव यार्ड मतलब कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान यहाँ पर टूट रही है आरबीसी। स्प्लीन के अंदर मान लीजिए ये टूटी, ये स्प्लीन है, यहाँ से टूटने के बाद निकला बिलिरुबिन, लास्ट में बिलिरुबिन। ये बिलिरुबिन बॉडी से बाहर नहीं जा सकता। बॉडी से बाहर जाने के लिए इसके साथ एक एंजाइम होता है, UDPG। ये एंजाइम होता है, इसका जुड़ना जरूरी है। बॉडी से बाहर जाने के लिए ये एंजाइम जुड़ना जरूरी है। ये एंजाइम होता है लीवर के पास। किसके पास होता है? लीवर के पास। तो स्प्लीन खुद तो इसको निकाल नहीं पाता है बॉडी से बाहर बिलिरुबिन को, तो बिलिरुबिन को अब कहाँ भेजेगा? लीवर के पास, क्योंकि लीवर के पास ही ये एंजाइम होता है। तो यहाँ से बिलिरुबिन का कहाँ जाना है? लीवर के पास। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले क्या हुआ, आरबीसी लाइफ स्पान 120 दिन, बच्चों में 80 दिन होता है। जैसे ही टाइम पीरियड होगा तो स्प्लीन के अंदर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, वो डिस्ट्रॉय होगी, टूटेगी, तो एंड प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा? बिलिरुबिन।
स्प्लीन है, बिलिरुबिन बना, ये फिर जाएगा लीवर के पास, ये बिलिरुबिन यहाँ पर आ गया लीवर में। अब आया कैसे यहाँ पर, स्प्लीन में टूटा बिलिरुबिन, स्प्लीन से निकलती है स्प्लीनिक वेन। क्या निकलती है? स्प्लीनिक वेन। स्प्लीनिक वेन में जाएगा और आपको पता है स्प्लीनिक वेन आगे चलकर बनाती है पोर्टल वेन। क्या बनाती है? पोर्टल वेन बनाती है। और पोर्टल वेन किसको सप्लाई करती है? सबको पता होगा, लीवर को। कहाँ पे जाती है पोर्टल वेन? लीवर में खुलती है। इस पोर्टल वेन के द्वारा ये बिलिरुबिन कहाँ चला जाएगा? लीवर में। ये जो बिलिरुबिन लीवर में आया है, इसे स्प्लीन जनरली अकेला नहीं भेज पाता है, इसमें एक सहायता करता है प्रोटीन एल्बुमिन, जिसका नाम है एल्बुमिन। प्रोटीन क्या करता है? इस बिलिरुबिन को पोर्टल वेन के द्वारा लीवर तक पहुंचाने में मदद करता है। जैसे ही पहुंचा देगा एल्बुमिन, जैसे ही इसको पहुंचा देगा, इससे अलग हो जाएगा, बिलिरुबिन से बाद में अलग हो जाएगा, इसके साथ जुड़ेगा नहीं, सिर्फ अलग हो गया है, केवल बिलिरुबिन अकेला ही बचा है। यहाँ पर जो गया बिलिरुबिन वो अकेला ही है, इसलिए इसको फ्री बिलिरुबिन भी कहते हैं, फ्री बिलिरुबिन। साथ जुड़ने का मतलब उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट। साथ जब भी कोई जुड़ता है तो उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट। यहाँ पर बिलिरुबिन अकेला है, उसके साथ कोई नहीं जुड़ रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं अनकॉन्जुगेट, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। क्या बोलते हैं? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। जो बिलिरुबिन स्प्लीन से लीवर में जा रहा है वो क्या है? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, उसे फ्री बिलिरुबिन भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं, लीवर के अंदर बिलिरुबिन पहुंच गया है, यहाँ पर क्या होगा? अभी बात की थी अपने, एक एंजाइम होता है लीवर में, UDPGT, डाइफॉस्फेट ग्लूकोर्नियल ट्रांसपेरेंट एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा? बिलिरुबिन के साथ जुड़ जाएगा, बिलिरुबिन के साथ जुड़ जाएगा। बिलिरुबिन के साथ जुड़ गया है, इसका मतलब बिलिरुबिन जुड़ना, इसका मतलब कॉन्जुगेट हो गया है, तो इसे बिलिरुबिन को बोलेंगे अब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अब ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट हो गया। कॉन्जुगेट होने के बाद क्या होता है? लीवर इसको सीक्रेट करता है, बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या करता है? सीक्रेट। अब सीक्रेट किस में करेगा? लीवर से निकलती है बाइल डक्ट। क्या निकलती है? बाइल डक्ट। बाइल डक्ट में डाल देगा, ये हो गई बाइल डक्ट। बाइल डक्ट आपको पता ही, आगे जाके इंटेस्टाइन में जाते हैं, इंटेस्टाइन के थ्रू फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलता है। बाइल डक्ट में एंटर करने के बाद बिलिरुबिन क्या होगा? बॉडी से बाहर निकल जाएगा। बॉडी के बाहर किस फॉर्म में निकलता है? यदि यूरिन के थ्रू निकल रहा है तो यूरोबिलिनोजन, और स्टूल के थ्रू निकल रहा है तो स्टेरकोबिलिनोजन बोलते हैं। इस तरीके से नॉर्मली ये डेली आरबीसी 1% डिस्ट्रॉय होती है और 1% नई बनती रहती है, तो बिलिरुबिन बनता रहता है और बिलिरुबिन इस तरीके से बॉडी से बाहर निकलता रहता है। अब बात करते हैं फिर जॉन्डिस किस तरीके से होता है। तो जॉन्डिस के बारे में बात करते हैं, तो अडल्ट में जॉन्डिस के नॉर्मल 3 टाइप होते हैं। पहले अडल्ट की बात करते हैं। अडल्ट में 3 टाइप होते हैं, कौन कौन से हैं वो बात कर लेते हैं। यदि बात करते हैं, यदि बिलिरुबिन यहाँ पर ज़्यादा बन रहा है, क्या हो रहा? बिलिरुबिन ज़्यादा बन रहा है, यानी कि आरबीसी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है,
किसी भी कारण से, किसी भी बीमारी की वजह से आरबीसी डिस्ट्रॉय ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, बिलिरुबिन भी ज़्यादा बनेगा। ज़्यादा बनेगा तो बिलिरुबिन क्या होगा, लीवर के पास भी ज़्यादा जाएगा, लेकिन लीवर उसे रिसीव नहीं कर पाएगा। लीवर की एक मैक्सिमम लिमिट होती है, वो उस तक ही उसको रिसीव करता है बिलिरुबिन को, उससे ज़्यादा रिसीव नहीं कर पाता है। तो क्या होगा, ब्लड के अंदर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा। लीवर में नहीं जा पा रहा है तो ब्लड के अंदर बिलिरुबिन का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। अब बात करते हैं बिलिरुबिन आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है ज़्यादा, क्यों हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, हीमोलाइटिक जॉन्डिस बोलेंगे इसको, हीमोलाइटिक जॉन्डिस, यानी कि आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की वजह से, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा तो उसे क्या बोलेंगे, हीमोलाइटिक जॉन्डिस। अब इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं आरबीसी जल्दी टूटने का, वो आगे डिस्कस करेंगे। बात करते हैं हीमोलाइटिक जॉन्डिस में कौन सा बिलिरुबिन बढ़ रहा है, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रहा है, या फ्री बिलिरुबिन बढ़ रहा है, या फिर इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी इसे बोलते हैं। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है किसके अंदर, हीमोलाइटिक जॉन्डिस के अंदर। इसके अलावा इसको पीरीहिपेटिक जॉन्डिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पीरीहिपेटिक जॉन्डिस। पीरीहिपेटिक जॉन्डिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि लीवर से पहले की कंडीशन है, यानी कि लीवर का इसमें कोई रोल नहीं है। किसका रोल है, आरबीसी ज़्यादा टूट रही है उसकी वजह से बढ़ रहा है, तो लीवर में कोई खराबी नहीं है, आरबीसी के शेप साइज या फिर उसमें प्रॉब्लम की वजह से ये जॉन्डिस हो रहा है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पीरीहिपेटिक, यानी कि लीवर से पहले की कंडीशन से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है तो इसे बोल देंगे पीरीहिपेटिक जॉन्डिस। अब बात कर लिए दूसरे टाइप की, जिसका नाम है पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस। पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस, पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस में क्या होगा, आरबीसी नॉर्मल टूट रही है, 1% ही टूट रही है, जितनी टूटनी चाहिए उतनी ही टूट रही है, लेकिन लीवर की कोई लीवर में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लीवर प्रॉपर इसमें एंजाइम मिक्स कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन जो आगे का लीवर के आगे भेजने का जो रास्ता है, बाइल डक्ट है, उसमें कोई दिक्कत है, यानी कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ चुका है बाइल डक्ट के अंदर। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बिलिरुबिन आगे नहीं जा पाएगा, तो क्या होगा, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा। यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बिलिरुबिन आगे नहीं जा पा रहा है, इसलिए इस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। लीवर के बाद की कंडीशन, इसलिए इसको पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस भी कहते हैं। तो ये तो हो गया प्री हिपेटिक जॉन्डिस और पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस। अब एक कंडीशन होती है जिसमें लीवर में कोई खराबी है, उसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाए तो उसे बोलते हैं हिपेटिक जॉन्डिस। हिपेटिक जॉन्डिस। इससे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस है उसमें कौन सा बिलिरुबिन बढ़ेगा, तो उसमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा, क्योंकि नॉर्मल टूट रहा है, अनकॉन्जुगेटेड आ रहा है, उसमें कॉन्जुगेट में कन्वर्ट कर दिया था लीवर ने अपना काम कर दिया था, लेकिन ये कॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है आगे नहीं जा पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ेगा, इसलिए
इसमें लेवल कौन सा बढ़ता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का। इसके अलावा इस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को डायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं। डायरेक्ट बिलिरुबिन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लिवर के द्वारा डायरेक्ट सिक्रेट होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बिलिरुबिन। तो पता होना चाहिए प्री हिपेटिक में कौन सा बढ़ता है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, और पोस्ट हिपेटिक में कौन सा बढ़ रहा है, डायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है। तीसरी कंडीशन है हिपेटिक जॉन्डिस, यानी कि लीवर में कोई दिक्कत है उसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, हिपेटिक जॉन्डिस। अब लीवर में कई सारी दिक्कत हो सकती हैं, लीवर सिरोसिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है। उस कंडीशन में क्या होगा, लीवर ये एंजाइम इसमें मिक्स नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा, या फिर एंजाइम मिक्स कर दिया है लेकिन आगे सीक्रेट नहीं कर पाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, उसमें भी बिलिरुबिन का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, तो उसे बोलेंगे जॉन्डिस। अब बात करते हैं हिपेटिक जॉन्डिस में कौन सा बिलिरुबिन बढ़ता है, तो दोनों ही बढ़ सकते हैं, डायरेक्ट भी बढ़ सकता है और इनडायरेक्ट भी बढ़ सकता है। अब डायरेक्ट कैसे बढ़ेगा और इनडायरेक्ट कैसे बढ़ेगा, यहाँ पर आरबीसी आ रही है, सॉरी बिलिरुबिन आ रहा है लीवर के पास, लेकिन उसे वो कॉन्जुगेट नहीं कर पा रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, इनडायरेक्ट या अनकॉन्जुगेटेड बढ़ेगा। कॉन्जुगेटेड कर रहा है लेकिन आगे सीक्रेट नहीं कर पा रहा, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट बढ़ जाएगा। तो ये दोनों ही बढ़ सकते हैं। तो ये 3 टाइप हो गए जॉन्डिस के एडल्ट के अंदर। कौन कौन से, प्री हिपेटिक, हिपेटिक और पोस्ट हिपेटिक। कौन सा लेवल किस में बढ़ता है पता चल गया होगा आपको। अब डिस्कस करते हैं कि बिलिरुबिन का लेवल कितना बढ़ेगा तो उसे हम जॉन्डिस कहेंगे। बिलिरुबिन का लेवल नॉर्मल होता है अडल्ट के अंदर 1 से 1.3 mg/dl अडल्ट में ये नॉर्मल बिलिरुबिन का लेवल होता है ब्लड के अंदर। यदि 2 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है अडल्ट के अंदर, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, जॉन्डिस। क्या बोल देंगे, जॉन्डिस। यदि 2 से ज़्यादा हो गया बिलिरुबिन का लेवल, तो वो टिश्यू में जमने लगेगा, जिसकी वजह से उसकी स्किन है जो येलो कलर की नज़र आने लगेगी, और जब भी येलोनेस स्किन पे आएगी तो उस कंडीशन को जॉन्डिस बोलेंगे। बात करते हैं बच्चों के अंदर, न्यूनेट के अंदर, उसमें नॉर्मल बिलिरुबिन होता है लेस देन 5 mg/dl। नॉर्मल कितना होता है, लेस देन 5 mg/dl। अब बच्चों में ये कम क्यों होता है, सॉरी ज़्यादा लेवल क्यों माना जाता है नॉर्मल, क्योंकि इनके बॉडी की जो फिजियोलॉजी होती है वो थोड़ी अडल्ट से अलग होती है। उनमें वो आगे डिस्कस कर लेंगे अपन टाइप में। यदि न्यूनेट में 5 से ज़्यादा हो रहा है बिलिरुबिन का लेवल, तब उनमें जॉन्डिस माना जाता है। बात करते हैं नियोनेट के जो टाइप हैं जॉन्डिस के, उनके बारे में बात करते हैं। नियोनेट के अंदर जॉन्डिस 2 तरीके से हो सकता है। पहला है फिजियोलॉजिकल, दूसरा है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी नाम से पता चल रहा है, आपने पढ़ा होगा, दोनों सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग। फिजियोलॉजी में नॉर्मल बॉडी के फंक्शनिंग के बारे में बात करते हैं, और पैथोलॉजी में बॉडी की जो भी बीमारियां उनके बारे में बात करते हैं। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बच्चों में यानी कि नॉर्मल फिजियोलॉजी, जो बच्चे की नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसकी वजह से ही जॉन्डिस उत्पन्न हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल का मतलब है बच्चे में कोई ना कोई
बीमारी है उसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है तो उसे बोलेंगे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। बात करते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में। फिजियोलॉजी नॉर्मल फंक्शनिंग की वजह से बच्चे में बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें पहला कारण ये होता है कि बच्चे में आरबीसी का जो लाइफ स्पान है वो कम होता है। अडल्ट में होता है 120 डेज, इसमें होता है न्यूनेट में 80 डेज। अब आरबीसी का लाइफ स्पान ही कम है तो वो क्या होगी, जल्दी टूटेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बिलिरुबिन का लेवल बढ़। ये कोई बच्चे में बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल उसकी फिजियोलॉजी होती है जिसकी वजह से बिलिरुबिन बढ़ रहा है, इसलिए फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंतर्गत आता है। बात करते हैं दूसरा है आरबीसी 6 से 8 मिलियन होती है। 6 से 8 मिलियन यानी कि ज़्यादा है। आरबीसी अडल्ट की तुलना में क्या है, ज़्यादा है। आरबीसी ज़्यादा है तो ज़्यादा टूटेगी तो ज़्यादा बिलिरुबिन बनेगा, तो बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा तो उसमें इस कंडीशन को क्या बोल देंगे, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ये दो हो गए कारण। तीसरा है लिवर इमेच्योर। इमेच्योर लीवर, जो न्यूनेट का लीवर होता है वो इमेच्योर होता है, ज़्यादा परिपक्व नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एंजाइम बिलिरुबिन के साथ पूर्णता जोड़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा, जॉन्डिस। ये सारी की सारी कंडीशन क्या है, न्यूनेट में उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। बात करते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के, तो एक तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या होगा, ये अपियर होगा 24 घंटे के बाद। कब अपियर होगा बच्चे में, 24 घंटे के बाद। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कभी भी 24 घंटे से पहले अपियर नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है, तो इसमें क्या होगा, मोर देन 5 mg/dl होने में टाइम लगेगा। नॉर्मल फिजियोलॉजी, यदि बीमारी है तो जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा और 24 घंटे से पहले हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल फिजियोलॉजी है तो उसमें 5 से ज़्यादा होने में टाइम लगेगा, तो क्या होगा, 24 घंटे के बाद ही अपियर होगा। नॉर्मली अपियर होता है 30 से 72 घंटे में। न्यूनेट में जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो नॉर्मली 30 से 72 आवर्स में अपियर होता है। प्री टर्म है, यदि उसका लीवर ज़्यादा इमेच्योर है तो 30 से पहले हो सकता है, 30 आवर्स से पहले हो सकता है प्री टर्म के अंदर, लेकिन 24 घंटे से पहले नहीं होगा। 30 से पहले हो सकता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में 24 से पहले नहीं होगा, 24 के बाद ही होगा। 24 से बाद हो रहा है इसलिए फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है। इसके अलावा इसमें मोर देन 15 mg/dl से ज़्यादा बिलिरुबिन का लेवल नहीं बढ़ेगा। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में 15 से ज़्यादा बिलिरुबिन का लेवल नहीं बढ़ेगा। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें ट्रीटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ट्रीटमेंट। क्यों, क्योंकि नॉर्मल फिजियोलॉजी है, जैसे ही थोड़े दिन निकलेंगे, यानी कि 7 से 10 दिन में नॉर्मल हो जाता है, या प्री टर्म है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 14 दिन ले सकता है, उसमें फिर ये कंडीशन नॉर्मल ऑटोमेटिक हो जाती है, तो किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के। एक तो ये 24 घंटे के बाद अपियर होता है, इसके अलावा इसका लेवल जो बिलिरुबिन का है वो 15 से ज़्यादा नहीं होता है, और ये ऑटोमेटिक ही रिजॉल्व होने वाली कंडीशन है। अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, पैथोलॉजी का मतलब है कोई ना कोई बीमारी। बीमारी क्या हो सकती है,
पहला है, इसका कारण है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के कारण की बात करते हैं इसमें। पहला है हीमोलाइटिक जॉन्डिस। हीमोलाइटिक जॉन्डिस मतलब हीमोलाइटिक, लाइटिक आ रहा है से मतलब टूट रहा है, ब्लड में आरबीसी ज़्यादा टूट रही है, उसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है। अब आरबीसी ज़्यादा किन किन कारणों से टूट सकती है उसके बारे में बात करते हैं। हीमोलाइटिक जॉन्डिस किन किन कारणों से हो सकता है। पहला है एबीओ इनकॉम्पैटिबिलिटी। एबीओ इनकॉम्पैटिबिलिटी यानी कि ब्लड ग्रुप मदर और जो बच्चा है उसके ब्लड ग्रुप में मिसमैचिंग है कुछ, तो उसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा और बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा। अब ये एबीओ इनकॉम्पैटिबिलिटी कैसे होगी, ये उसी कंडीशन में होगा जब मदर का ब्लड ग्रुप O हो और बच्चे का ब्लड ग्रुप A या B हो। इसी ब्लड ग्रुप में ये क्यों होता है, क्योंकि O ब्लड ग्रुप, O मतलब इसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी प्रेजेंट है, कोई एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी अल्फा और बीटा दोनों प्रकार की है। तो क्या होगा, जब मदर का ब्लड दोनों प्रकार की एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो ये क्या होगी, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगी। क्या होगा, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि जनरली एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर ये डोमिनेंट है, यहाँ पर दोनों प्रकार की एंटीबॉडी है, इसलिए ये क्रॉस कर जाती है। और फिर यहाँ पर बच्चे में यदि A ब्लड ग्रुप है या B है तो क्या होगा, उसमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर A है, एंटीजन A है तो यहाँ पर एंटीबॉडी भी है इसके खिलाफ, तो डिस्ट्रक्शन होगा। B है तो भी डिस्ट्रक्शन होगा। तो ये हो गया एबीओ इनकॉम्पैटिबिलिटी। बात करते हैं दूसरा कारण की, हीमोलाइटिक जॉन्डिस की। दूसरा है RH इनकॉम्पैटिबिलिटी। RH इनकॉम्पैटिबिलिटी, RH क्या है, जब आरबीसी की सरफेस पर डी एंटीजन पाया जाता है तो उसमें RH, उसको बोलते हैं RH पॉजिटिव। यदि डी एंटीजन एब्सेंट है तो उसे बोलते हैं RH नेगेटिव। ये पता चल गया होगा RH क्या होता है, एक एंटीजन है, उसकी वजह से नाम देते हैं RH फैक्टर। अब बात करते हैं ये RH इनकॉम्पैटिबिलिटी कैसे होती है। जब भी, जैसे मान लीजिए किसी की फर्स्ट प्रेगनेंसी है, किसी लेडी की फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उसमें उसका ब्लड ग्रुप है तो अपन बात कर रहे हैं हीमोलाइटिक जॉन्डिस कैसे होता है। हीमोलाइटिक जॉन्डिस में पहला डिस्कस किया था अपन ने, एबीओ इनकॉम्पैटिबिलिटी वजह से हो सकता है। दूसरा है RH इनकॉम्पैटिबिलिटी। RH इनकॉम्पैटिबिलिटी इसकी वजह से कैसे होता है देखते हैं। यदि मदर नेगेटिव है, ब्लड ग्रुप उसका B नेगेटिव मान लीजिए, B नेगेटिव मतलब उसके अंदर RH फैक्टर नहीं है, RH फैक्टर उसके यानी कि D एंटीजन उसमें नहीं है, लेकिन जो उसका बच्चा है वो पॉजिटिव है, मान लीजिए B पॉजिटिव है, तो उसके अंदर क्या है, D एंटीजन है। तो जब भी ये कंडीशन होगी, मदर नेगेटिव और बच्चा पॉजिटिव है, तो उसमें क्या होगा, ये D एंटीजन डिलीवरी के टाइम थोड़ा बहुत ब्लड मदर में जाता है, मिक्स होता है, तो क्या होगा, ये एंटीजन यहाँ चला जाएगा मदर के ब्लड में। तो यहाँ पर जब मदर के ब्लड में ये एंटीजन जाएगा तो इसके खिलाफ मदर की बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी बना देगी।
तो एंटीबॉडी बन गई है डी एंटीजन के खिलाफ, डी के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई है। तो क्या होगा, जब इस फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी में यदि मान लीजिए फिर से बच्चा पॉजिटिव है, यानी कि उसके अंदर डी एंटीजन है, लेकिन अब क्या है, मदर के अंदर इस डी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनी हुई है, तो वो एंटीबॉडी क्या होगी, ब्लड सप्लाई के द्वारा क्या होगी, बच्चे में पहुंच जाएगी। और जब एंटीबॉडी और इधर बच्चे में एंटीजन है तो क्या होगा, दोनों के मध्य रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा और जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा। इसमें फिटस के अंदर इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी डिस्ट्रक्शन की वजह से बिलिरुबिन बढ़ रहा है, इसलिए इसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस भी बोलते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, फिटलिस भी कहते हैं। इरिथ्रोब्लास्ट यानी कि आरबीसी टूट रही है, ब्लास्ट हो रही है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है। तो ये हो गए दो कारण हीमोलाइटिक जॉन्डिस के। तीसरा है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी नॉर्मल आरबीसी का जो शेप होता है वो बाई कॉनकेव होता है। आरबीसी नॉर्मली इस तरीके के होते हैं, बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, डिफेक्टिव जीन की वजह से आरबीसी का शेप सी शेप हो जाता है। आरबीसी सी शेप की हो जाती है। यदि आरबीसी को स्प्लीन से गुजरना है तो उसको नॉर्मल शेप में होना जरूरी है, बाई कॉनकेव शेप में होना जरूरी, तभी वो स्मूथली स्प्लीन से गुजर जाएगी। यदि उसका शेप किसी भी कारण से अलग है तो वो स्प्लीन से नहीं गुजर पाए। यहाँ पर उसका शेप अलग है, सी शेप का हो गया है, तो क्या होगा, आरबीसी टूटेगी और जितनी ज़्यादा आरबीसी इस शेप में होगी वो सारी टूटेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा। तो यहाँ पर आरबीसी डिस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, तो उसे बोलेंगे हीमोलाइटिक जॉन्डिस। अगला है थैलेसीमिया। अगला कारण है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है, यह भी एक एनीमिया का टाइप है। इसमें क्या होता है, थैलेसीमिया में आरबीसी किस तरीके से बनती है, हीम प्लस ग्लोबिन ये जुड़कर बनाते हैं। ग्लोबिन के अंदर एक अल्फा चेन होती है और एक बीटा चेन होती है। अब यदि डिफेक्टिव जीन लग गया है तो ये अल्फा चेन नहीं बनेगी या फिर कई बार बीटा चेन नहीं बनती है। यदि अल्फा चेन नहीं बन रही है हीमोग्लोबिन में तो उसे बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया। बीटा चेन नहीं बन रही है तो बीटा थैलेसीमिया। ज़्यादातर होता है बीटा थैलेसीमिया और ये ज़्यादा डेंजरस भी होता है। बीटा थैलेसीमिया या फिर दोनों में से कोई एक चेन नहीं बनी है तो क्या आरबीसी का नॉर्मल शेप होगा, नहीं होगा, जिसकी वजह से वो स्प्लीन से नहीं गुजर पाएगी और उसका डिस्ट्रक्शन होगा। तो थैलेसीमिया भी ये कारण हो सकता है। एक होता है कारण हेरेडिटरी स्फेरिकल आरबीसी, यानी कि स्फेरिकल मतलब होता है गोलाकार। आरबीसी गोलाकार हो जाती है, अनुवांशिक रूप से उसकी आरबीसी क्या हो जाते हैं, गोलाकार। नॉर्मल आरबीसी कैसे होती है, बाई कॉनकेव, गोलाकार नहीं होती। यहाँ पर गोलाकार हो गई तो क्या होगा, वही कंडीशन, उसका शेप सही नहीं है तो क्या हो जाएगा, आरबीसी का
डिस्ट्रक्शन। तो ये भी एक कारण हो सकता है हेमोलाइटिक जॉन्डिस का। ये सारे हेमोलाइटिक जॉन्डिस के कारण होते हैं जो पैथोलॉजिकल टाइप में आते हैं। अब बात करते हैं, ये हो गए पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अपन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। उससे पहले एक अगला कारण हेमोलाइटिक के बाद का कारण कौन सा है, ये होता है हेपेटिक वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस, यदि नियोनेट के अंदर किसी भी वायरल की वजह से हेपेटाइटिस यानी कि लीवर के अंदर कोई दिक्कत आ गई है तो क्या होगा, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा वो अपन ने पहले डिस्कस किया, लीवर प्रॉपर काम नहीं करेगा तो एंजाइम मिक्स नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा। अब ये भी एक बीमारी है जिसकी वजह से क्या होगा, जल्दी जल्दी बिलिरुबिन बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में 24 घंटे से पहले ही मोर देन 5 हो जाएगा इसका लेवल बिलिरुबिन का, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वही अडल्ट की तरह तीसरा ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि लीवर ठीक है लेकिन उसके बाद जो बाइल डक्ट है उसमें कोई दिक्कत है नियोनेट में, तो भी बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा, तो हो जाएगा तीसरा ऑब्स्ट्रक्टिव कारण। ये हो गए पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के कारण। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के। कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें अपन ने देखा फिजियोलॉजिकल अंदर 24 घंटे के बाद अपेयर होता है, ये होता है 24 घंटे के पहले। यानी कि कोई बीमारी है नियोनेट के अंदर तो जल्दी जल्दी बढ़ेगा, तो 24 आवर से पहले ही बिलिरुबिन का लेवल मोर देन 5 हो जाएगा, तो उस कंडीशन को बोलेंगे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। इसके अलावा ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है, इसमें लेवल 15 से ज़्यादा होता है mg/dl। बिलिरुबिन का लेवल क्या हो जाएगा, 15 mg/dl से ज़्यादा हो जाएगा। उसमें क्या हो रहा है, 15 से ज़्यादा नहीं होगा। तीसरा है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं, वो ऑटोमेटिकली 7 से 10 दिन में कंडीशन ठीक हो जाती है। इसमें क्या है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बीमारी है, बीमारी को ठीक करना पड़ेगा, तो ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट इसके अंदर होती है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। इसके अलावा एक इसमें कंडीशन आती है, सुना भी होगा, कर्निक ट्रस। इस कंडीशन को बोलते हैं बिलिरुबिनेमिया एनसेफेलोपैथी भी बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं, ये देख, जब भी लेवल बिलिरुबिन का 20 से ज़्यादा हो जाएगा, 20 mg/dl से यदि बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, बिलिरुबिन ब्रेन में जाएगा। ब्रेन में हालांकि प्रोटेक्शन होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, वो 20 से कम है तब तक बिलिरुबिन को रोक पाता है। लेकिन यदि 20 से ज़्यादा हो गया तो बिलिरुबिन क्या होगा, ब्रेन में पहुंच जाएगा। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कर्निक ट्रस या फिर बिलिरुबिनेमिया एनसेफेलोपैथी। तो कर्निक ट्रस किसे बोलते हैं पता चल गया होगा, 20 से ज़्यादा जब भी लेवल होगा और उसकी वजह से ब्रेन में जब बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है उसे क्या बोलते हैं, कर्निक ट्रस। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस। नियोनेटल जॉन्डिस के क्या क्या क्लिनिकल फीचर होंगे। पहला होगा येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड टिश्यू। सीधी सी बात है, बिलिरुबिन क्या है, येलो कलर का ही होता है, उसका लेवल बढ़ेगा तो स्किन का
कलर क्या हो जाएगा, येलो। तो पहला हो गया। दूसरा है लिथार्जी, यानी कि बच्चा बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने के बाद क्या होगा, सुस्त होगा, यानी कि कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। एक्टिविटी नहीं करेगा उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक्टिविटी कम करेगा, तो उसे बोलते हैं लिथार्जी होगा। तीसरा है यदि बच्चा सुस्त है, कम एक्टिविटी कर रहा है, एक्टिव नहीं है, तो फीडिंग भी कम करेगा, यानी कि उसमें पुअर फीडिंग देखने को मिलेगी, पुअर फीडिंग। तो क्लिनिकल फीचर के बारे में बात कर रहे हैं। पहला येलोविश डिस्कलरेशन हो जाएगा, दूसरा लिथार्जी होगा बच्चा और पुअर फीडिंग करेगा। इसके अलावा अपन ने बात की थी अभी कर्निक्टरस देखने को मिल सकता है। कर्निक्टरस से साइन देखने को बच्चे में मिल सकते। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर होते हैं नियोनेटल जॉन्डिस के। इससे आगे की क्लास जो डायग्नोसिस है, मैनेजमेंट है, वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।